हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है वायुराशियाँ। तो देखिए, वायुराशियाँ का जो पार्ट था हम यहाँ तक कवर कर लिए थे यहाँ से, लेकिन आज हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हम पढ़ लेंगे तो ये हमको वाताग्र जो है अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि वायुराशियाँ एयर मासेज इसका इंग्लिश होता है। तो कह रहा है कि वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा के समरूप हो वायुराशि कहलाता है। आगे कह रहा है कि सामान्यतः वायुराशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायुराशि में कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुराशि जो है वो जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके अध्ययन में। आगे देखिए वाताग्र, जिसका इंग्लिश होता है फ्रंट्स। वाताग्र क्या होता है उसको हम देखते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायुराशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। पहला दिया हुआ है शीत वाताग्र, दूसरा दिया हुआ है उष्ण वाताग्र, तीसरा दिया हुआ है अचर वाताग्र, चौथा दिया हुआ है अधिविष्ट वाताग्र। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो भिन्न प्रकार की वायुराशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, वाताग्र। जैसे देखिए इधर से ठंडी वायुराशि आ रही है, ठीक है, इधर से गर्म वायुराशि जा रही है, तो इसके बीच को जो क्षेत्र बनता है वही क्या होता है, वाताग्र होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले शीत वाताग्र। शीत वाताग्र क्या होता है, ये चार टाइप जो दिया हुआ है उसमें हम पहले देखते हैं शीत वाताग्र। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। तो देखिए किसको कहेंगे, शीत वाताग्र, जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेलती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे उष्ण वायु राशि है, यहाँ पे जो है उष्ण वायु राशि है, उसके बाद यहाँ पे शीतल वायु राशि है। अब ये शीतल वायु राशि जोर से इसको ऊपर धकेलेगी तो इसके बीच जो संपर्क क्षेत्र बनता है उसी को क्या कहते हैं, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। आगे देखिए है नेक्स्ट दिया हुआ है उष्ण वाताग्र। अब देखेंगे कि उष्ण वाताग्र क्या होता है। यदि गर्म वायुराशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायुराशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। कह रहा है कि यदि गर्म वायु राशि, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ठंडी वायु राशि है, ठीक है, ये जो है ठंडी वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है। अब कह रहा है कि यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, ये ठंडी वायु राशि है और गर्म वायु राशि इधर से आई और आक्रामक रूप से इस पर चढ़ गई, चढ़ती है, तो ये संपर्क जोन होता है, इसी को क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है अचर वाताग्र। अचर वाताग्र क्या होता है, जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं होती, यानी कि जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है और वाताग्र क्या हो, स्थिर हो जाए तो उसके कहेंगे अचर वाताग्र। नेक्स्ट देखिए है दिया हुआ अधिविष्ट वाताग्र। अब हम देखेंगे अधिविष्ट वाताग्र के बारे में। ये देखिए अधिविष्ट वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। जब एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। कह रहा है कि कोई वायु राशि है, ये धरातल है, ये पूर्णतः ऊपर उठ गया तो इसी वाताग्र को क्या कहेंगे, अधिविष्ट वाताग्र कहेंगे। नेक्स्ट देखिए नोट में जो दिया है वो याद रखने के लिए होता है या फिर पेपर में पूछा हुआ भी होता है। कह रहा है कि वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। इनकी विशेषता है तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता, इनकी विशेषता है। ये तापमान अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वाताग्र क्या है कि
यह ज़्यादातर मध्य अक्षांश में निर्माण होता है इसका। और इसका पहचान क्या है? तीव्र वायुदाब और ताप प्रवणता, यानी कि ताप का घटना बढ़ना। तीव्र वायुदाब है यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायुदाब है, यानी कि हवा काफ़ी भारी है और वायुदाब यहाँ पे बना हुआ है। और अचानक क्या हुआ कि तापमान में परिवर्तन हो गया। जब अचानक परिवर्तन हो गया तो वायु क्या हुई? गर्म होकर ऊपर उठी। जब उठती है तो इस बीच के जो बीच संपर्क जोन बनता है वही वाताग्र होता है। और इस ऐसे में क्या होता है कि बादल भी बनते हैं और वर्षा भी होती है। आगे देखिए दिया हुआ है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम देखेंगे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। यहाँ पे देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उष्ण कटिबंध आप लोग को पता है, जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके जो ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, या 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जो के बीच होता है वहाँ पे वो उष्ण कटिबंध होता है, यानी कि गर्मी होता है वहाँ पे। उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांश, ये उच्च अक्षांश है ना, ये उच्च अक्षांश है। कह रहा है कि मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। मध्य और उच्च अक्षांश में यहाँ पे ये विकसित होंगे, यहाँ पे ये जो हम कलर कर दिए हैं यहाँ पे विकसित होंगे और विकसित होते हैं और उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लगभग ठंडे प्रदेश आ गए हैं तो इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो विकसित होगा। आगे कह रहा है कि मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होता है। और जहाँ से ये गुजरती है ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वहाँ पर मौसम में अचानक से क्या होता है? बदलाव होता है। आगे देखिए दिया हुआ है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे दिया है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आगे दे है कि अब जैसे देखिए यहाँ पे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन गया, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। और ये जो चक्रवात है ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। और यहाँ पे ध्रुवीय वाताग्र क्योंकि ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है तो इसके साथ ही बनेंगे ना। आगे दिया है उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। आगे दिया उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण वो उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री है, इसके जो नॉर्थ होगा ये उत्तरी गोलार्ध होगा इसके ऊपर। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण, यहाँ पे वाताग्र बनता है तो इसके दक्षिण में कोष्ण यानी गर्म और उत्तर दिशा में ठंडी यानी कि उत्तर यहाँ पे ठंडी हवा प्रवाहित होती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ध्रुव प्रदेश है, यहाँ ठंडी हवा प्रवाहित होगी। ये विषुवतरेखीय प्रदेश है तो यहाँ गर्म हवा प्रवाहित होगी। आगे देखिए दिया हुआ है प्रवाहित होती है जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती। इसको अच्छे से समझना है इस लाइन को। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर में ठंडी हवा प्रवाहित हुई, इसको हम समझा दिए। अब कह रहा है जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ वाताग्र है, यहाँ पे वायुदाब कम हो गया है। आगे कह रहा है कि जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर यानी कि गर्म वायु जो है ये उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई ऐसे बायां से दायां चलती है तो ये इधर चलेगी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में और ये इधर चलेगी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में परिसंचरण करती है। कैसे परिसंचरण करेगी? यहाँ देखिए जैसे ये है, यहाँ पे जो वाताग्र बना शीतोष्ण कटिबंधीय वाताग्र जो है ये चक्रवात, तो यहाँ पे क्या होगा इसके उत्तर में शीत वायु चलेगी। कैसे? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो ऐसे चलेगी। ठीक है।
और ये भी घड़ी के इधर भी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगी तो ये ऐसे चलेगी। तो इस तरह से ये चलती है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए फिर से समझा देते हैं। ये देखिए ये ऐसे चलेगी, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में कैसे चलेगी एक बार और समझ लीजिए। जैसे ये है, यहाँ पे बना हुआ है बाताग्र, तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई इधर से इधर जाती है ना, लेफ्ट से राइट, तो ये इधर से राइट से लेफ्ट जाएगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, अब ये उत्तर दिशा में होगा और दक्षिण दिशा में ये कैसे चलेगी, तो इधर भी, इधर जो चलेगी, इधर ये राइट से लेफ्ट चलेगी, यानी कि इधर ये ऐसे चलेगी, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो ये हम देख लिया। अब आगे कह रहा है कि और दक्षिण दिशा में परिसंचरण, विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, ये हम देख लिए। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, और इससे क्या होता है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र और एक जो है शीत वाताग्र होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र और तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, यानी कि कोष्ण वायु जो होती है वो तेजी से आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, यानी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं, और ऐसे कंडीशन में जो उष्ण वाताग्र होते हैं उसके पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं, और शीत वाताग्र के साथ क्या बनते हैं, कपासी मेघ भी बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। ये ध्यान रखना है कि शीत वाताग्र जो है वो उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं, और ये शीत वाताग्र अंततः लास्टली जो है उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है, पूरी तरह से ढक लेती है। यहाँ तक तो देख लिए थे। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है, और ये क्या बन जाते हैं, जब भूमितल से कोई संपर्क नहीं रहता है तो ये बन जाते हैं अधिविष्ट वाताग्र। एवं चक्रवात धीरे धीरे छिन्न हो जाता है, और चक्रवात क्या बन जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और ये बन जाते हैं अधिविष्ट वाताग्र। नेक्स्ट देखिए, हम देख लिए कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखेंगे हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब किसके बारे में देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखेंगे। कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका इंग्लिश क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है, ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में इसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाने जाते हैं, बिली बिली के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ विषुवत रेखा है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, तो यहीं पर ये क्या होंगे, यहाँ पे जो महासागर होगा वहीं पे ये विकसित होते हैं। कौन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट दिया है कि
विकसित होते हैं। इसकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या क्या है, ये ध्यान में रखना है। कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है। कह रहा है कि बृहत समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल तंत्र का पर ऊपरी अपसरण। देखिए क्या क्या दिया हुआ है समुद्री बृहत समुद्री सतह, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विकसित होने के लिए समुद्री सतह बड़ा होना चाहिए, जहां तापमान कितना हो 27 डिग्री से ज़्यादा हो, कोरियोलिस बल का होना, वहाँ पर कोरियोलिस बल उपस्थित हो। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, यानी जो पवन जो बहती है ऊर्ध्वाधर, उसमें उसकी पवनों की गति में अंतर कम हो। आगे है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, और वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट हो। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, और समुद्री तल का जो तंत्र है वहाँ पर ऊपरी क्या हो, वो अपसरण हो। आगे देखिए है दिया हुआ, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। आगे है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। कौन? कपासी स्तरीय मेघ। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। समुद्रों से लगातार क्या प्राप्त होती है, इन्हें आर्द्रता प्राप्त होती है, जिससे ये तूफान अधिक क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये छिन्न होकर समाप्त हो जाते हैं, नेक्स्ट है ये चक्रवात प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं। उनकी दिशा अनिश्चित होती है, और इनकी दिशा भी क्या होती है, अनिश्चित होती है, और ये काफ़ी विध्वंसक होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आगे है वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। यानी कि वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके ज़मीन पे पहुंच जाते हैं तो चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है, वहाँ पर ज़मीन कटने लगती है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पर दिया हुआ है कि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर दिया हुआ है। तो देखिए बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। तो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणालियाँ अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ नहीं होती है। ये काफ़ी विध्वंसक भी होते हैं। और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है, और स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाता है, उनको नुकसान पहुंचा करके। नेक्स्ट देखिए आगे है कि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव जो है विस्तृत होता है, बहुत दूर तक होता है, इसलिए इससे हानि कम होता है। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होता है, और इसमें हानि बट ज़्यादा होती है। आगे दिया हुआ है कि जो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात है यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, मतलब ये ऐसे चलता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी कि ये व्यापारिक पवन का क्या करते हैं, जिधर व्यापारिक पवन बहता है उसकी दिशा उधर ही होती है। तो ये अंतर है शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्द्रता ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।